बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया टीवी के मेहता संवाद इस कार्यक्रम में। मैं हूं मयूरी और इस वक्त पहुंची हूं गांधीनगर, गुजरात का जो कैपिटल है वहां पर, और हमारी मुलाकात यहां पर हुई है आईपीएस मिस्टर अनिल प्रथम जी से, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गुजरात स्टेट के और एक निष्ठावान अफसर है जिन्होंने अपनी उम्र के 27 साल पुलिस अफसर बनकर काम किया है। आइए इनकी लाइफ की जर्नी से हम कितना कुछ सीखने मिलेगा ये हम सब जान के लेंगे और इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए संवाद की शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर आप करीब 27 साल से पुलिस फोर्स में हैं, कई सारे पोस्ट्स आपने देखे, कई सारे रैंक्स पर आप काम कर चुके हैं और कई सारे अलग अलग विषयों पर भी आपने काम किया है। इस वक्त आप वुमेन सेल और क्राइम डिपार्टमेंट आप हैंडल कर रहे हैं। सर आपसे सुनना चाहूँगी कि क्या आपने ये पहले से सोचा था कि मुझे बड़े होकर एक बड़ा अफसर बनना है और सिविल सर्विसेज में जाना है? क्या सोच थी आपकी पहले? ये हमने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर बनना है। जब हम पढ़ते थे स्कूल में और कॉलेज में, उस समय हमारा टारगेट था कि एक अच्छा क्लास 1 ऑफिसर एक बनना है जी। तो इसलिए जब मैं कॉलेज में मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहाँ से उसके बाद एमकॉम किया जी। वो भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया। और उसके साथ साथ हम कंपटीशन की तैयारी करते रहे, क्योंकि मुझे या हमें हमारे फादर ने बताया था, आसपास के लोगों ने बताया था कि कंपटीशन इज़ दी बेस्ट पॉलिसी और कंपटीशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। जी। तो इसलिए हमने हर तरह के कंपटीशन दिए, क्लरिकल, ऑफिसर लेवल, इन पब्लिक सेक्टर ऑफिसर, इन गवर्नमेंट सेक्टर जी। और कई में हमें सफलता भी मिली। और मैंने आईपीएस ज्वाइन करने से पहले मैं कैनरा बैंक में एज ए क्लर्क करीब 3 महीने या 4 महीने वहाँ काम किया। जी। और इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहाँ भी मैंने 3 महीने काम किया। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वहाँ करीब 2 साल काम किया। जी। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वहाँ भी 1.5 साल काम किया। तो इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद फिर मैंने आईपीएस ज्वाइन किया। तो कभी किसी जॉब पर आपको स्टेबल होने का मन नहीं किया कि ये भी अच्छा सेक्टर है? ऐसा कुछ नहीं, सोच कुछ और रखी हुई थी आपने? सोच ये थी कि हमें समय के साथ अपने को टेस्ट करना होता है कि वेयर वी स्टैंड, क्योंकि यहाँ एक कंपटीशन होता है, रादर इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, क्योंकि जगह कम होती हैं अच्छी पोस्ट के लिए और अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने पहले यही समझा कि क्या हम ऑफिसर बनने के सक्षम हैं, तो मैंने वो अचीव किया। जब वो अचीव कर लिया तो साथ साथ हम सिविल सर्विसेज, जो इंडिया में सबसे अच्छी सर्विस है इस मायने में कि इस पोस्ट पर रहते हुए आप जो समाज में जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हमारा डायरेक्ट जो संपर्क है वो पब्लिक से रहता है और हम नौकरी के साथ साथ सोशल सर्विस भी कर सकते हैं। ऐसे हमें बहुत मौके और सब्जेक्ट मिलते हैं। जी सर, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत अच्छी आपने बात की। हमेशा से ही कहा जाता है कि हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है, जो भारत का संविधान है, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसका, इस तरह से कहा जाता है। और आपने ये जो सोचा था कि मुझे इम्प्लीमेंटेशन करने वालों में से एक बनना है, तो सर ये काफ़ी अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने LLB और LLM भी किया, आपने लॉ पढ़ा, तो क्या ये आपने मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है इसलिए बैकअप में मुझे लॉ की अच्छी स्टडी होनी चाहिए, ये सोच के किया, या कभी लॉयर बनने का भी आपने कभी सोचा? नहीं, जब हम सर्विस में आ गए थे तो उस समय ऐसा लगा एकदम, जब एक्सपोजर पब्लिक से होता है, कि हमारे पास कितनी सत्ता है और उस सत्ता का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हम काफ़ी गरीब लोगों को, विक्टिम लोगों को, या जिनको न्याय नहीं मिला या जिनकी सुनवाई नहीं हुई, उन लोगों को हम नौकरी के साथ साथ काफ़ी मदद कर सकते हैं। इन द सेंस कि उनकी कंप्लेन लेना, उनकी सुनवाई करना, उनका इन्वेस्टिगेशन एक फेयर तरीके से होना, तो इनसे भी काफ़ी लोगों को मदद मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये सब हमने ये देखा था। और साथ में ही जब हम आईपीएस ज्वाइन करते हैं, हमारी जो नेशनल पुलिस एकेडमी है वो हैदराबाद में है, तो जब हम फाइनली
1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये ट्रेनिंग फिजिकल और इंडोर होती है। उसके बाद फाइनली जब हमें वो इंडक्ट किया जाता है तो उस समय शपथ भी ली जाती है। वो शपथ संविधान के नाम से ली जाती है। वो शपथ पब्लिक को हम बिल्कुल सर्विस करेंगे एज पर संविधान, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, वो हमें शपथ लेनी पड़ती है और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम फील्ड में जाएंगे तो उसके हिसाब से हम काम करें। तो नौकरी के समय जब हमें ऐसे बहुत से मौके मिलते हैं, बहुत से ऐसे प्रलोभन मिलते हैं, बहुत से ऐसे प्रेशर आते हैं कि ऐसे करें या वैसे करें, तो वहाँ हमें सब ये याद रखते हुए इम्प्लीमेंटेशन अगर हम सही तरह से करते हैं तो हमें खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है और जो पब्लिक एट लार्ज है उसको भी एक संतोष मिले, तो वो सबसे बड़ा हमारा एक मापदंड और इवेल्युएशन हमारे लिए होता है, ये हम मानते हैं। जी सर, आपने अब दिल्ली के, यूपी से आप बिलोंग करते हैं, दिल्ली में आपकी पढ़ाई हुई, लेकिन सर्विस आपने की है, मेजॉरिटी उसका पूरा पार्ट बड़ा है, आपने गुजरात स्टेट को सर्विस की है, गुजरात स्टेट की आपने सर्विस की है करीब 25 साल। तो घर से दूर आकर सर्विसेज के लिए यहाँ रहना, कहीं ना कहीं फैमिली छूट जाती है, तो आप पूरी तरह से पहले से आप मन से तैयार थे, डेडिकेशन आपका था कि मुझे सर्विसेज के लिए चाहे कहीं भी जाना पड़े मैं तैयार हूँ? जहाँ तक सर्विस की बात है तो कोई भी अच्छे लेवल की सर्विस, टॉप लेवल की सर्विस, वो प्राइवेट सेक्टर में हो और या पब्लिक में हो और ख़ासकर गवर्नमेंट में, तो मुझे लगता है कि कोई सिटी स्पेसिफिक नौकरी नहीं होती है। उसमें पूरा इंडिया आपका कार्यक्षेत्र हो सकता है। ये मान्यता ही हम जब ज्वाइन करते हैं तब हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है और ऑफिशियली हम इसको एग्री भी करते हैं कि भाई वी आर सब्जेक्ट टू पोस्टेड एनीवेयर इन दी कंट्री। तो हम उस मान्यता के हिसाब से चलते हैं और इसको एक पॉजिटिव चैलेंज लिया जाता है कि भाई आप जहाँ रह रहे हैं बचपन से वहीं रहोगे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर हम बाहर के एरिया में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए शहर से मिलेंगे, नए सब्जेक्ट होंगे, तो वो भी आपको एक डेवलप करने का एक मौका मिलता है। आपको अपने पर्सनालिटी डेवलप होती है, आपके संपर्क बढ़ते हैं, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट है और इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। तो ये हमारे लिए कभी भी बाधा रूप नहीं हुई है और हमने इसको अच्छी तरह से किया है कि कहीं भी नौकरी हो। जैसे मैंने डेपुटेशन भी बीच में किया, सेंट्रल टू गवर्नमेंट का डेपुटेशन, उसमें मैं आंध्र प्रदेश में भी मैंने नौकरी की। जब मैं आईपीएस से पहले जब मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में था या एलआईसी में था तो भी मैंने बॉम्बे या यूपी के अलग क्षेत्रों में कुछ समय के लिए नौकरी की। तो कहीं भी नौकरी हो, एज ए सीनियर ऑफिसर हमारी ये ड्यूटी रहती है और हम उसको अच्छी तरह समझते हैं कि ड्यूटी पहले होती है और जो फैमिली की इनकन्वीनियंस है, फैमिली को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। लॉस ये रहता है कि जो बेटर वे यू कैन सर्व द होल नेशन। यस, यानी हम सिर्फ हम इस स्टेट के हैं या इस गांव से है नहीं कह सकते, पूरा देश अपना है, पूरा समाज अपना है, इस तरह से हो जाता है। आईपीएस जो सर्विस है, इसका नाम अगर आप पूरा समझें तो ऑल इंडिया सर्विस है और इंडियन पुलिस सर्विस जी। तो इसका जो करेक्टर है इट इज़ ऑल इंडिया इन नेचर। और शायद आपको पता होगा कि ये जो बनाई गई थी इसका पर्पज भी ये था कि वन शुड बी अबव ऑफ रीजन, एरिया, इन्फ्लुएंस। जी बिल्कुल। तो वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो संविधान ने जो बताया, हमारे पास जो लॉ बने हुए हैं वो लॉ ही उनका धर्म होता है, लॉ को ही उनको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। वो कहीं भी रहे, लॉ इज अबव एवरीथिंग कहा जाता है। यस सर, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर, और साथ ही सर के जो 27 सालों का अनुभव है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम मेहता संवाद। इस वक्त मैं गांधीनगर में बैठी हूँ। हमारे साथ आईपीएस अनिल प्रथम जी हैं, उनसे बातचीत की हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। सर, आईपीएस ऑफिसर यानी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक आईपीएस ऑफिसर की? आईपीएस ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफ़ाइन करना बड़ा ही मुश्किल है। उसको हम इलस्ट्रेटिव तरीके से कह सकते हैं कि ये काम हैं। जैसे मैं गिनती करता हूँ जी। सबसे पहला काम हमारा होता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा काम हमारा होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा काम होता है हमारा पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना,
वो पब्लिक से संपर्क रखना। चौथा काम होता है कि हम एक पब्लिक सर्विस में हैं, हमारा इंटरेक्शन पब्लिक से होता है, हमारा इंटरेक्शन प्रेस से होता है, हमारा इंटरेक्शन पॉलिटिशियन से होता जी। है, हमारा इंटरेक्शन सोशल एक्टिविस्ट से होता है। तो उन सब की कुछ ना कुछ आशाएं, एक्सपेक्टेशन एज पर संविधान होती हैं जी, जो मेन 4 पिलर्स हम कहते हैं। हाँ, जो फैब्रिक है, तो उनके साथ एक बैलेंस बना के चलना भी बहुत ज़रूरी जी। होता है। तो वो हम वो करना पड़ता है। और दूसरा, हम लीडर्स हैं, हमारे नीचे अगर मैं एक IPS ऑफिसर स्टेट वे SP या एडिशनल SP बनता है, वो डिस्ट्रिक्ट का एक लीडर होता है, एक मैनेजर होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत से पुलिस स्टेशन होते हैं, जी। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, उन सबको गाइड करना, उन सबको ट्रेन करना। और जो हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है इन्वेस्टिगेशन की या फिजिकल की या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उन सबको उनको गाइडेंस और लीडरशिप देखना। इस तरह के अलग अलग हमारे काम पुलिस के होते हैं। जी। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ भी संपर्क बना के, क्योंकि जी। हम सब एक डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमें सब डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में संविधान में जो कायदेसर है उसको जी। अमल करने की जवाबदारी IPS की होती बिल्कुल, है। यानी इन शॉर्ट वी कैन से कि दे आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यस, जी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन देम। जी जी दे आर लीगली बाउंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। जी। दे आर लीगली आल्सो रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग Goes आल्सो। wrong। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उसी के साथ जो यूनिफॉर्म होता है, जो वर्दी हम जिसे कहते हैं, उसके साथ एक इमेज बनी होती है अफसरों की, सभी जो भी सिविल सर्विसेज में है। तो वैसे तो सच में एक रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं, वो रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं इवन जनरल पब्लिक की बात करें या हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें जो मूवीज़ हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट हो, इमेज जो है पुलिस ऑफिसर्स की वो क्या सही दिखाई जा रही है, या जो लोगों में सेट है क्या वो सही है? उसमें जो इमेज जो है ना ही वो गलत है और ना ही वो सही है। सही या गलत ये पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर और पर्टिकुलर घटना के ऊपर डिपेंड करता है। जी मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में 2000 पुलिस फोर्स होती है, राइट फ्रॉम कांस्टेबल टू SP। पब्लिक की नज़र में कांस्टेबल भी पुलिस है, सब इंस्पेक्टर भी पुलिस है, हेड कांस्टेबल भी पुलिस है, इंस्पेक्टर भी और SP भी पुलिस है। जी अभी अगर 2000 में से किसी 2, 4, 5 पुलिस ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं है या जो ख़राब है, जिससे इमेज ख़राब होती है, तो उन लोगों की वजह से कई बार ऐसा होता है। तो वही चीज़ का कई बार इमेज पब्लिक में बन जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ओपननेस है, कम्युनिकेशन है पब्लिक और पुलिस में, वो पहले नहीं थी। अभी भी थोड़े से इश्यूज हैं, लेकिन हमने पुलिस ने काफ़ी प्रोएक्टिवली जी। इस अंतर को घटाने की कोशिश की है। सर, आपके कुछ एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे। गुजरात स्टेट में आप वुमेन एंड चाइल्ड सेल में कर रहे हैं काम, साथ ही क्राइम डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, तो और आप दिल्ली से हैं, तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो दिल्ली के जितने केसेस हैं, गुजरात में हमें ऐसे कोई केसेस डेली बेस पे सुनाई नहीं देते। तो किस तरह से आपने ये मेंटेन किया है? हमने स्पेशली जो एक्सपीरियंस अभी मैं वुमेन और चाइल्ड का देखता हूँ, तो सबसे पहले हमने जो बच्चे हैं उसके ऊपर ख़ास प्रोएक्टिवली हमने काम किया। एग्जांपल देता हूँ कि बच्चे कोई गुम हो गया, जी अब उसका आप समझिए जिसका बच्चा गुम हुआ उसके लिए वो कितनी बड़ी बात है, पूरी फैमिली ही टॉर्मेंट हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में 500 पुलिस स्टेशन है गुजरात में, एक पुलिस स्टेशन में एक बच्चा गुम हुआ। अगर 40 या 100 पुलिस स्टेशन में अगर 100 बच्चे गुम हो गए और मिसिंग एक बच्चा मिसिंग है, इतना कह के हम उसको इस तरह से हैंडल करते थे। तो हमने उस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और उसी इन्वेस्टिगेशन को और उसी इंक्वायरी को ज़्यादा डेडिकेशन से किया और उसमें पब्लिक के लोगों को भी इन्वॉल्व किया। जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ
मिसिंग चाइल्ड। तो इसमें आप मीडिया का भी यूज़ करते इसमें हैं? हमने मीडिया को भी, उनका भी इस्तेमाल किया, उनको भी कहा कि भाई जो बच्चे हैं उनका देखो ये फ़ोटो है, ये डिटेल्स है, ये अवेयरनेस है, तो जितना हो सके फैलाओ जी। ताकि कोई भी है देख सके। हाल ही में एक न्यूज़ हमने देखी कि बांग्लादेश में एक इंडियन बच्चा मिला वेस्ट बंगाल साइड का, तो ये भी एक न्यूज़ में देखा। तो इस तरह से काफ़ी सारे केसेस इस तरह से सॉल्व हुई होंगी यहाँ पर भी? हमारे पास ऐसे बहुत से केस हुए कि जो यहाँ से बच्चे दिल्ली में थे वहाँ जाके मिले, जी। बच्चे दिल्ली में, यहाँ से बच्चे दिल्ली में जाके मिले। कुछ बच्चे जो बाहर के थे वो यहाँ जी। लेबर के लिए गुजरात के खेतों में मिले। जी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन करके बच्चों को, जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जी। इन सब के साथ संपर्क करके उन बच्चों को रेस्क्यू करना, उनको पेरेंट्स से मिलवाना, और जिनके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं मिले हैं वो बच्चों उन पेरेंट्स को बुला के थोड़ा सा सांत्वना देना जी। कि भाई कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, बट हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जी। तो हम जैसे होगा हम आपको बताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी बिल्कुल। काम रहता है। ये बच्चों की बात करें, अगर हम वुमेन की बात करते हैं, जी, वुमेन अब्यूज़ बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में आज भी, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी भी प्रकार का वायलेंस हो, ये सच में सबसे बड़ा इशू है। और आप इस फील्ड में हैं तो उस पर आप किस तरह से काम करते हैं? आपकी स्ट्रैटेजी कैसी वुमेन होती है? इशू में मैं जब आया था जी। तो वुमेन इशू का मेरा ये मानना है कि वुमेन इशू सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। वुमेन इशू में हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स को साथ लेना पड़ेगा, दूसरे जो एनजीओज हैं जी। उनको साथ लेना पड़ेगा, और सब अगर मिलके हम काम करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा काम हो जाता है। हमने फॉर एग्जांपल हमने ये भी कहा कि जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की बजाय कुछ अल्टरनेटिव सिस्टम हो, जो काउंसलिंग सेंटर हों, जी। उनको समझा सके। कई बार लेडी किसी भी वजह से पुलिस में फरियाद नहीं करना चाहती, जी। कई बार विक्टिम लड़की है या मैरिड है, वो प्रेस में नहीं आना चाहती, जी। वो ओपनली नहीं ये डिस्कस करना चाहती, खानगी में रखना चाहती है। तो हमने वो भी सिस्टम बनाए कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पुलिस फरियादी हो, एफआईआर ही हो, तो उसका जो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती है तो वो सिस्टम भी मेंटेन किया जाए, वो भी उनको काम दिया जाए। इस तरह से सर, भी ऑन हमने एन काम एवरेज किया। ऐसी कितनी केसेस आती है इन अ मंथ? डेटा तो इमीडिएटली मुझे अभी याद नहीं है, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स? लेकिन जो हमने एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। मतलब वी आर इन बिटवीन टॉप, बेटर पोजीशन में, हम ऊपर से करीब 10वें या 12वें नंबर पे हैं। जी। हमारे यहाँ कोई ऐसा डिटेक्शन हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत से केस ऐसे भी हैं कि जहाँ जो ये लव टीनेज वाला जो ग्रुप होता है, जी, जी। 15 से 18 19 का, उसमें से काफ़ी वो केसेज होते हैं जो नहीं मिलते हैं। जी। उसमें कई बार टाइम होता है, कुछ महीने के बाद वो बाद में पता चलता है कि दे हैव ओन देयर ओन, जी। उस तरह के रहते हैं। जी। लेकिन ओवरऑल ऐसा हमारा ऑलरेडी काफ़ी सिस्टम बना हुआ है। हमने 181 एक हेल्पलाइन शुरू की हुई है। जी। उसमें अगर किसी लड़की को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एक फ़ोन करे, जी। फ़ोन करने के बाद ही इमीडिएटली गाड़ी उसके पास पहुंच सकती है। उसको टेलीफोनिकली जो सर्विस चाहिए, जी। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो उसको हम बता सकते हैं। जी। तो इस तरह के काफ़ी सिस्टम बनाए हुए हैं। तो ये पूरे गुजरात में ये 181 नंबर चलता पूरे है? गुजरात में भी चलती है। जी, तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगी, गुजरात की ये पूरी जनता ये कार्यक्रम देख रही है, तो 181 नंबर है। जब भी किसी महिला को किसी प्रकार की विपदा आती है, कोई हैरेसमेंट केस है, अब्यूज़ केस है, एनीथिंग लाइक दैट, आप ज़रूर 181 पर कॉल कर सकते हैं, और गुजरात सरकार हमेशा आपसे संपर्क के लिए तैयार है और मदद करेगी ज़रूर। सर, यहाँ पर एक हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आपका सामाजिक तौर पर जो कार्य है उसको हम थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मेहता संवाद। हमारे साथ आईपीएस मिस्टर अनिल प्रथम जी हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। सर, पूछना चाहूँगी आपको आपकी सोशल लाइफ के बारे में। जब आप ऑफ ड्यूटी होते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि अ कॉप इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी, फिर भी लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि
नॉट एज एन आईपीएस ऑफिसर लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आप समाज के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तब क्या रोल होता है आपका, किस तरह से आप सामाजिक कार्यों में भी कार्यरत हैं? ये एक ऐसी एक मान्यता है कि जो ऑफिसर डिपार्टमेंट में काम करता है वो काफ़ी बिजी रहता है और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए या कम्युनिटी के लिए समय नहीं रह पाता। तो मेरा ऐसा बिल्कुल इसके विरुद्ध मानना है कि सवाल यहाँ समय का नहीं है, सवाल यहाँ आप जो कर सकते हो उस चीज़ को फोकस और प्रायोरिटीज़ का है। जी। जैसे मैं जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहा हूँ या शहर में रहा हूँ तो हमेशा जब सोशल या रिलीजियस की जो बात करते हैं तो मेरे जो सोच है उसमें सबसे ऊपर अंबेडकर साहब का, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब और भगवान बुद्ध, दो का काफ़ी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहा है। जी। उस इन्फ्लुएंस का एक कारण ये भी है कि जो मेरे फादर थे, अभी वो एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने फर्स्ट जो 1956 में जो बुद्धिज़्म का जो फैलाव था जी। तो ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड इवन एट दैट टाइम। तो वो उनकी जो सोच थी, उनकी जो सीख थी, वो हमने भी देखी, हमने भी उसको फील किया जी। और उसी के इन्फ्लुएंस में हमने पूरा जो लिटरेचर है, जो 22 बुक्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। हैं, वो पूरा पढ़ा, वो हमें सब याद है। जी। बुद्धिज़्म की काफ़ी किताबें पढ़ी। तो बचपन में ही आपने हाँ, ये इसमें सब इंटरेस्ट काफ़ी लिया? ये समझो कि कॉलेज के बाद या उस लेवल पे जब होते हैं Okay. वो सब हमने थोड़ा सा पढ़ा, दूसरे धर्मों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। जी। तो एक इस तरह का एक हम काफ़ी अच्छा मिक्स रहा, तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित था। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में कई भी प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ जो भी ऐसे फंक्शन होते हैं तो जब भी मौका होता है तो आई विजिट देयर, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। उनको जो छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव या कुछ टेक्निकल जी। मदद होती है वो भी सब करते हैं। तो बड़ा अच्छा एक सेटिस्फेक्शन उससे मिलता है। जी सर, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आपने कही कि आपके फादर का इन्फ्लुएंस था, इस वजह से आप बुद्धिज़्म या बाबा साहब को फॉलो नहीं करते बल्कि आपने उनकी किताबें पढ़ी, बुद्ध की किताबें पढ़ी, उनके ऊपर जो लिखा गया वो चीज़ें पढ़ा और साथ ही आपने कंपैरेटिव स्टडी भी की और भी धर्मों को पढ़ा। उसके बाद आपको पता चला कि हाँ सच में इसे मुझे फॉलो करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात है सर। उससे मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि सिर्फ घर पे इन्फ्लुएंस है इस वजह से फॉलो ना करें, तो एक कंपैरेटिव स्टडी करिए और खुद जानिए कि क्या लिखा है बाबा साहब ने। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसे कई बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इतनी महान हस्ती रहे हैं, किसी भी फील्ड में उनका नाम हो, ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने सोशल वर्क किया, ये सब जानते हैं उन्होंने रिलीजन में काम किया, लेकिन वो इकोनॉमिस्ट थे जी। वो वुमेन एमेंसमेंट के चैम्पियन थे, जी। दूसरे से कितने सारे काम किए, वो सब किए। उन्होंने एक जो बड़ा ही कंट्रोवर्शियल जो चीज़ रहती है कि उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञा जो ली थी, उसके बारे में जहाँ तक मेरी समझ है दो ग्रुप हैं। एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि वी आर विद अम्बेडकर साहब बट विदाउट दो 22 प्रतिज्ञा, और दूसरे हैं जो उनके साथ भी उनके साथ हैं। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि जी, आई वुड लाइक टू नो योर हाँ, व्यू। मेरा भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उसमें, क्योंकि जी। हमने अम्बेडकर साहब की बहुत ही ग्रेटफुल है कि उन्होंने वो बुद्धिज़्म के बारे में जो जानकारी दी, जो फैलाव किया, उससे बड़े प्रभावित हैं। जी। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद हमने बुद्धिज़्म भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब हमने बुद्धिज़्म पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो उससे भी आगे है। इट डजंट बाउंड यू बाय सच 22 प्रतिज्ञा या वो सब चीज़ें। तो ये एक अभी सोसाइटी में बहुत बड़ा एक चीज़ है, इसको अगर हम पॉजिटिवली समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हम एक कंट्री में रहते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। जी। तो मानवता में कोई भी उस रिलीजन को मानता है कि नहीं मानता है, उस मत को मानता है कि नहीं मानता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको इंडिपेंडेंट हो, आप अपने फ्रीली जो भी रिलीजन को प्रोफेस करना चाहते हैं वो करें। बिल्कुल।
मुझे भी किसी का एक प्रेशर या कंडीशन नहीं चाहिए। जी। और यही सब बाबा ये साहब ने condition- फंडामेंटल राइट्स में भी दिया ये है। दिया ही जी। है, उन्होंने खुद भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जी है। बिल्कुल। तो एज ए फॉलोअर हमें भी जब हम कन्विंस करते हैं या बात करते हैं तो अपनी सोच किसी के ऊपर जी इम्पोज नहीं करनी चाहिए, बट वी शुड ट्राई टू कन्विंस हिम जी रादर देन इम्पोजिशन। इट शुड बी जी कन्वीनियंस और आर्गुमेंट से जी या चीज़ों से हमें समझाना चाहिए। तो उस तरीके से हम चलेंगे तो हमारा जो अच्छी क्वालिटीज जो बुद्धिज़्म में है, जी जो अम्बेडकर साहब के सिस्टम में है, तो हम दूसरे लोगों को भी साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि हम जब सोसाइटी में रहेंगे तो जब तक दूसरे लोग जी अदर देन जो इसमें नहीं मानते वो धीरे 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 जी इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक। अल्टीमेटली व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि जो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स है हाँ, वो प्रिंसिपल्स हैं। वो आचरण में दिखने हाँ। चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन में आने चाहिए। और दूसरा मेरा एक पर्सनल ये भी मानना है जी कि ये कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैं एक ही धर्म को मानूंगा। जी बिल्कुल नहीं। मैंने काफ़ी रिसर्च जी किया, हमारे प्रियम्बल में ही सेक्युलरिज्म दिया काफ़ी है। रिसर्च किया। नहीं मतलब जी। जैसे मैं कोई भी हो तो मुझे जी। जिस चीज़ की अच्छी लगती है मैं उसको भी मानता हूँ, वहाँ भी इधर भी जाऊँगा, वहाँ भी जाता हूँ, इसको भी मानता हूँ। जी मतलब कहने का मतलब अगर मैं ये करता हूँ तो वो नहीं करूँगा, ऐसा सोच नहीं होनी चाहिए। जी हमें अपना हर जो जगह भी की अच्छाई ढूंढकर वो ढूंढनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी है। वो पॉजिटिवली रहना चाहिए। तो जी। मुझे लगता है कि जो अल्टीमेटली जो हमारा पर्पज है सोसाइटी में, इंडिया में या वर्ल्ड में, कि साथ मिल के रह सकें, जी वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। जी इस बारे में मैं दो चीज़ और कहना चाहूँगा जो मैं थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ। जी एक बड़ौदा में संकल्प भूमि ट्रस्ट है, जी तो मैं उसमें भी एज ए पैटर्न तरीके काम करता हूँ। संकल्प भूमि वो जगह है बड़ौदा में जहाँ आपको याद होगा डॉक्टर अंबेडकर जब पढ़ने के बाद जी जब उन्होंने महाराज सयाजी राव के यहाँ जो नौकरी की थी, नौकरी और फिर जब उनको नौकरी ज्वाइन उन्होंने कर लिया, बट रहने की जब उनको प्रॉब्लम आई, सब कास्टिज्म की वजह से उनको वहाँ जी। नहीं रहना पड़ा, तो जब आके जिस पार्क में वो उन्होंने 4 या 5-6 घंटे जब वो वेट किया था, वो जगह का नाम है संकल्प भूमि ट्रस्ट। और उससे हम काफ़ी जी एसोसिएटेड हैं, तो हम काफ़ी एक्टिविटी उस तरह से करते हैं। एक ये हुआ। जी दूसरा एक हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड है। ये एक एनजीओ है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिकग्नाइज्ड है। इसके 3 मोटो हैं जो मैं जब इसमें जुड़ा पिछले 3-4 साल से, तो इसलिए जुड़ा कि इसके 3 मोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट था कि सर्वधर्म की बात वो करते हैं। जी दूसरा इंपॉर्टेंट था कि वो कंट्री की बात करते हैं। वो तीसरा मुद्दा है ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। जी वो तीनों चीज़ें इसमें हैं। तो मैं जो 2 संस्था में अगर ऑफिशियली जो मैं लगा हुआ हूँ, तो एक संकल्प भूमि ट्रस्ट है और एक ये हिंदुस्तान स्काउट्स जी, गाइड है, जी। जिनके अच्छे मुद्दे हैं। तो सर जब मतलब मौका मिलता है इतने तो इसमें सालों कर के लेते हैं। सर्विसेज के बाद आप एक फुल टाइम कॉप भी है और साथ ही आपने सामाजिक कार्य को कहीं नहीं छोड़ा है। और यही संदेश सब लोगों को भी आज मिल रहा है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, लेकिन साथ ही आप समाज को लेकर चल सकते हैं, उनके लिए अपना जो कार्य है वो कर सकते हैं। पे बैक टू द सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसी के साथ हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और साथ ही आप लोगों से भी लेती हूँ इजाज़त। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।